everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCERT series. जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 6 टू क्लास 8 तक की NCERT पूरा कंप्लीट कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 के लिए, जिसमें क्लास 6 का क्लास 8 का हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्लास 7 की भी हिस्ट्री हो गई है, बस 2 चैप्टर बचे हैं, वो हो जाएंगे। आज एक चैप्टर मिल जाएगा, एक कल मिल जाएगा। ओके। एंड रही बात ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में क्लास 6 की ज्योग्राफी हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 7 की ज्योग्राफी में 2 चैप्टर हो चुके हैं, ये तीसरा चैप्टर है, मतलब समझिए 3 चैप्टर हो गए। ठीक है ना। अब जो रिमेनिंग चैप्टर है वो और 8th क्लास की ज्योग्राफी, इतना पोर्शन बचता है। अब अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी 8th क्लास की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और वीडियोस भी आपके आधे आधे घंटे में अगर मैं सम अप करूँगी तब हो पाएगा। ठीक है। और 6th एंड 7th क्लास की पॉलिटी में खासियत ये है कि कहानी की फॉर्म में ज़्यादा है। जो कीवर्ड्स हैं, देखिए कहानी मैं खुद पढ़ लूँगी और आपको बता दूँगी कि ये कहानी, कीवर्ड्स को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे जहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं ना। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारा चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि पृथ्वी क्या है, कैसे क्रस्ट मंडल कोर में बटी हुई है। ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या है, ये बताया गया है कि स्थलमंडल जो है हमारा अनेक प्लेटों में विभाजित है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे हम स्थलमंडलीय प्लेट बोलते हैं। ठीक है। और अगर ये भी बोला गया है कि जो पृथ्वी हमेशा क्या करती है, चारों तरफ घूमती रहती है, जो कि प्रत्येक वर्ष में ये कुछ किलोमीटर के लगभग क्या करती है, ये घूमती रहती है पृथ्वी। ठीक है। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि पृथ्वी के अंदर क्या है कि पिघला हुआ मैग्मा है, उसके कारण ऐसा होता है, क्या गति होती है, पिघले हुए मैग्मे के कारण ऐसी गति होती है। और पिघला हुआ मैग्मा कैसे घूमता है, एक वृत्तीय आकार में घूमता है। ठीक है, हम पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे घूमता है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली इमेजेस में भी देखा है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है इस चैप्टर में कि देखिए पृथ्वी की अगर ये सतह मान ले, ठीक, तो इसके नीचे ये जो फोर्स लग रहा है, पृथ्वी के नीचे जो फोर्स लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, आंतरिक भागों में लग रहा है उसे हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स, अंतर्जनित बल। और पृथ्वी के सरफेस पे लग रहा है जो फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसे हम बोलेंगे बहिर्जनित बल या फिर एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है ना। देखिए अंतर्जनिक बल कभी कभी आकस्मिक गति के कारण उत्पन्न होता है, और कभी कभी धीमी गति के कारण। ठीक है। आकस्मिक गति कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये आकस्मिक गतियां हैं। ठीक, अब इनका हम डिस्कशन करें, वन बाय वन डिस्कशन इसका भी करेंगे। ओके ना। देखिए ये इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। पृथ्वी की जो गतियां हैं वो पृथ्वी की गतियां दो तरह से होती हैं, एक आपका एंडोजेनिक फोर्स होता है, दूसरा आपका एक्सोजेनिक फोर्स होता है। एंडोजेनिक फोर्स आपका होता है आकस्मिक बल। आकस्मिक बल किस कारण से होता है, पृथ्वी के अंदर वाले की बात ये हो रही है। ठीक है, जैसे कि भूकंप की वजह से है, और ज्वालामुखी है, भूस्खलन हो गया। ठीक, पृथ्वी विरूपण नहीं, पटल विरूपण बल। तो देखिए पटल विरूपण बल में क्या होता है, पर्वत निर्माणकारी बल। इसमें ये होता है कि आकृतियां इससे इस फोर्स से ये होता है, आकृतियों को बनाने वाला हम बोल सकते हैं, इससे आकृतियां बन जाती हैं, इसीलिए बोला है आकृतियां बन गई, मान लिया ऐसे ऐसे, तो इसको पर्वत बोल दिया, पर्वत निर्माणकारी बल बोल दिया इन्होंने। ठीक है, इस बल के कारण। ठीक ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपका बहिर्जनित बल होता है, ये कैसे होता है। देखिए अपर्दन और निक्षेपण के कारण होता है। अभी पिछले ही कुछ चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है, यहाँ से अपर्दन होता है। ठीक, कुछ टूटना फटक, मतलब पहाड़, मान लीजिए नदियाँ बह रही हैं यहाँ से। ठीक, तो नदियाँ अपने साथ खाली जल तो ला नहीं रही होंगी, पहाड़ का भी कुछ पोषण ला रही है। अपर्दन का मतलब ही है अपने साथ कुछ कण फल, टूटा फूटा पत्थर, ये सब लेके आना, फिर उसको एक जगह ये निक्षेपित कर रही है, तो मैदान का निर्माण कर रही थी, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये जो अपर्दन है मतलब टूटना फूटना किसी भी चीज़ का हो सकता है। ठीक, और ये जो निक्षेपण है मतलब एक जगह निक्षेपित कर देना, जो अपर्दित करके सामान
लाया जा रहा है। ठीक, ये किन किन माध्यम से होता है? ये नदी या फिर बहते हुए जल से होता है, अभी मैंने इमेज में दिखाया, पवन से होता है, समुद्री तरंगों से होता है, हिमनद से होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है ज्वालामुखी की। तो देखिए ज्वालामुखी अभी हमने डिस्कस किया था कि ये देखिए, अगर हम यहाँ पे मान लें, यहाँ पे क्रस्ट इन्होंने नहीं शो किया है, देखिए यहाँ पे ये जो होगा ये क्रस्ट होगा। ठीक है, क्रस्ट नहीं, कोर होगा, कोर होगा। ठीक है, कोर होगा। दूसरा वाला ये जो है आपका, ये मेंटल है। ठीक, मेंटल वाले एरिया में आपका मैग्मा है। ठीक, ये देखिए मैग्मा है, मैग्मा ये ऊपर उठ के इधर जा रहा है और ये जा रहा है। ठीक, यहाँ से जो मैग्मा, यहाँ से जहाँ से यहाँ का निकल रहा है मैग्मा, इसे हम क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी होती है इसे हम परपटी बोलते हैं। ठीक है, ये थिनेस्ट होती है परपटी, अभी हमने पहले ही पढ़ा था, परपटी पढ़ी थी, मेंटल पढ़ी थी, और क्रोड या फिर कोर पढ़ी थी। ठीक, यहाँ मैग्मा कहाँ से निकल रहा है? तो यहाँ से देखिए मैग्मा निकल रहा है और यहाँ पे जब जा रहा है तो ये क्रेटर हो जाएगा। अब देखिए मैग्मा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मैग्मा सीधे ही जाएगा, कभी कभी इधर भी चला जाएगा, कभी इधर भी चला जाएगा, कभी इधर भी चला जाएगा। तो इसको क्या इन्होंने नाम दिया है कि ये लावा ही है मैग्मा। ठीक है, तो निकास या वेट बोला गया है। ठीक, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ज्वालामुखी का मतलब ही यही है कि भूपर्पटी पे ये ओपन एरिया है, यहाँ से क्या होता है, एक ऐसा छिद्र होता है। ठीक है, ये ओपन एरिया होता है जहाँ से पिघले हुए पदार्थ निकलते हैं, पिघला हुआ मैग्मा ही तो निकल रहा है यहाँ से, वही चीज़ लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लिखा है यहाँ पे, भूपर्पटी के इस कंपन को भूकंप कहते हैं। अब ये भी देख लेते हैं। इस प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होती है। देखिए जो स्थल मंडलीय प्लेटें होती हैं, अभी हमने पहले ही पढ़ा है कि ये क्या करती हैं, धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, प्रत्येक वर्ष में कुछ किलोमीटर के लगभग, है ना। तो ये जो गति करती रहती हैं, गति करती हैं, चारों ओर गति करती हैं, इस कंपन से क्या होता है, भूकंप, इसको हम भूकंप बोलते हैं। ठीक, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है। हाँ, जहाँ कंपन स्टार्ट होता है, मान लीजिए ये पृथ्वी का कुछ एरिया होगा, कुछ काट के हम ऐसे रख दें। ठीक है, मान लीजिए ये एरिया यहाँ से स्टार्ट हुआ है भूकंप, यहाँ से, तो ये जो एरिया होगा जहाँ से स्टार्ट होगा उसे हम बोलते हैं उद्गम केंद्र। मतलब उद्गम केंद्र यहाँ से स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, और यहाँ पे इमेज भी दे रखी होगी, ये देखिए, ये पृथ्वी को इन्होंने ऐसे काट के आपको इमेज दिखाया है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है उद्गम केंद्र, इसे उद्गम केंद्र बोलेंगे। ये वो स्थान है जहाँ से भूकंप उत्पन्न हो रहा है, या फिर वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र है। ठीक है, फिर भूकंप यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे फैला, फिर यहाँ पे आया, तो इसे हमने बोला अधिकेंद्र। फिर ये सब प्लेट सीमाएं, फिर भूकंप धीरे धीरे जैसे जैसे इधर दूर जाएगा, धीरे धीरे कम होती जाएगी, मतलब कम हानिकारक होगा, धीरे धीरे इसका विस्तार बढ़ेगा, कम हानिकारक होगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, उद्गम यहाँ से हुआ है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे विनाश वाली स्थिति है। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान, सबसे पहले आपका उद्गम केंद्र होता है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा डेंजर वाली बात है, फिर अधि केंद्र पे। ठीक है, फिर जहाँ जहाँ से दूर जैसे जैसे जाता जाएगा वो ठीक, मतलब कम विनाशकारी स्थिति होगी। ठीक, नेक्स्ट ये लिखा है, अधिकेंद्र के कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। ठीक है, अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। भाई जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ना, ये देखिए जैसे जैसे ये दूरी बढ़ रही है ना, तीव्रता भी कम होगी। ठीक है, अब इस तीव्रता को भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, पहले यहाँ पे डिस्कस कुछ कर लेते हैं। देखिए भूकंपीय तरंगे आपकी होती हैं जिसे हम बोलते हैं पी वेव्स, है ना, एस वेव्स और एल वेव्स। पी वेव्स को हम अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं, और एस वेव्स को हम अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं, एल वेव्स को हम पृष्ठीय तरंगे बोलते हैं। ठीक है, और ये आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है ना। पृथ्वी ये जो भूकंप है इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए भूकंप जो होता है, मान लीजिए आपको सभी को पता है कि रेक्टर स्केल पे मापा जाता है। ठीक, और भूकंप मापने का जो यंत्र होता है वो भूकंप लेखी कहलाता है। ठीक, अगर 2.0 है,
ठीक है, या अगर इतना है या इससे कम है तो हम बोल सकते हैं कि मतलब हमें महसूस नहीं होगा, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। और अगर 5.0 वाली स्थिति है इसकी, ठीक है, भूकंप की तीव्रता, ठीक है, तो ये क्या होगा, वस्तुओं को क्षति पहुंचा सकता है, ठीक है, पहुंचा सकता है। नाउ अगर 6.0 वाली या इससे अधिक होता है तो ये शक्तिशाली होता है, ठीक है, ये वाली स्थिति शक्तिशाली होती है। और जो 7.0 वाली होती है ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है, सबसे ज़्यादा प्रभाव 7 पॉइंट वाली में पड़ता है, ठीक। नाउ अब आप जान गए होंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, भुज में भूकंप के झटके। देखिए भुज गुजरात में क्या हुआ था, 26 जनवरी 2001 को बहुत ज़्यादा रेक्टर स्केल पे नापा गया था, 6.9, बहुत ज़्यादा विनाश वाली स्थिति हो गई थी ना। अब ये देखिए, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी, भूकंप हम पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। भाई कोई चीज़ हमें पता नहीं है भूकंप वाली स्थिति, बट हाँ अगर हमें कोई चीज़ पता हो तो हम प्रभाव को बिल्कुल रोक नहीं कर सकते हैं, बट हाँ कुछ प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये पता किसको चल जाता है, जानवरों के व्यवहार में, तालाब में मछलियों की उत्तेजना से, सांप का धरातल पर आना, क्योंकि वो अंदर होते हैं, ठीक है, तो कुछ अंदर प्रोसेस हो रहा होगा तो इनका धरातल पे आ जाना, इनके व्यवहारों में, तो इससे हम अनुमान लगा लेते हैं, इससे अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, अब ये कुछ उपाय दिए हैं भूकंप से बचाव की तैयारी के लिए। सुरक्षित स्थान की अगर बात करें, कोई काउंटर या मेज के नीचे आप जा सकते हैं, और दीवार के अंदरूनी कोने वाले एरिया में आप जा सकते हैं। किनसे दूर रहें, आग से दूर रहें, क्योंकि फैल जाएगा, भूकंप आएगा। चिमनी के आसपास ना रहें, और टूट सकने वाले एरिया जैसे खिड़की जो चटकने फटकने वाले, उनसे दूर रहें। कोई दर्पण से दूर रहें, मतलब मिरर से दूर रहें, दर्पण बोलते हैं ना मिरर को, ठीक है। और पहले से तैयार रहें, अपने दोस्त और परिवार के बीच जागरूकता फैलाएं, मतलब उनको भी बताएं अगर नहीं उन्हें इस चीज़ में नॉलेज है तो। अपक्षय और अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित हो रही, अपक्षय और अपर्दन के कारण, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर जब शैल के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। देखिए अपक्षय कैसे होता है, जब शैल पृथ्वी की सतह पर ही शैल टूटती है तो उसे हम अपक्षय बोलते हैं, ठीक है। अब भूदृश्य पर जल, पवन और एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले को अपर्दन बोलते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया कि सतह पर जो कुछ टूटा फूटा तो उसे हमने अपक्षय बोल दिया, और जैसे कि हवा के द्वारा, जल के द्वारा, हिम के द्वारा, बर्फ के द्वारा, इनके द्वारा जो हुआ उसे हमने अपर्दन बोला, ठीक है। वायु जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। वायु जल ले जाते हैं अपर्दित पदार्थ को, ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। और इसके और क्या करते हैं, ले जाते हैं फिर उसे निक्षेपित करते हैं, ठीक। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लिखा है नदी के कार्य, इसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ फैक्ट यहाँ पे दे रखा है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछे सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है। एंजल जलप्रपात हम बोल सकते हैं इसे, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, ठीक है, एंजल जलप्रपात। और अगर आपसे पूछे कि अन्य जलप्रपातों में, जैसे कि उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। और अफ्रीका में कौन सा है, जाम्बिया या जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ये कुछ है जलप्रपात जिसे आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ना नदी के कार्य की अगर हम बात करें, तो जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाले घाटी में गिरती है तो ये जलप्रपात बन जाता है। जैसा कि इस इमेज में दिखाया है, यहाँ से यहाँ पे गिर रही है तो ये जलप्रपात बन जाता है कठोर स्थान पर, ठीक है। ये कठोर शैल है, जल की शक्ति द्वारा ये इसमें दिखाया गया है। नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा अभी हमने डिस्कस किया है नियाग्रा जलप्रपात को ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये देखिए, इसको डिस्कस करना है। देखिए ये नदी है,
ठीक है, ये बह रही है इस ऐसे। अब आपने कभी नहीं देखा होगा कि नदी सीधे ऐसे सीधे नदी तो बहती नहीं है, आपने हमेशा देखा होगा या इमेज भी छोटे बच्चे आप लोग बनाते होंगे ड्राइंग, तो ऐसे ही तो बनाते हैं, ये ऐसे ही तो दिखाते हैं, तो नदी हमेशा ऐसे ही बहती है। पहली बात तो ये कंफर्म हो गई। अब देखिए मान लीजिए ऐसे ऐसे नदी बह रही है, दूसरी बार ऐसे करके बह गई, ठीक है, तो पहले ऐसे बही थी, फिर दूसरी बार ऐसे करके बह गई या ऐसे करके बह गई, इतना एरिया छोड़ दिया। मान ली जो एरिया छोड़ती जाती है, अब जो एरिया छोड़ती जाती है उसे हम बोलते हैं चाप झील। पहले यहाँ से ये बह रही होगी, अब ये एरिया छूट गया, तो ये यहाँ पे तो ये हो गया छोटा छोटा, इसी का छोटा छोटा भाग, है ना, तो इसको हम चाप झील बोलते हैं। विसर्प इसलिए बोला, विसर्प ये आकृति है ना स्नेक वाली, तो इससे विसर्प बोला। तटबंध क्या है, तो देखिए तटबंध वो एरिया है, यहाँ पे लिखा है कि ये नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं, ठीक है। समुद्र तक पहुँचे पहुँचते नदी का प्रवाह क्या होता है, धीमा हो जाता है। मान ली नदी यहाँ से बह रही है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते उसका क्या होता है, प्रवाह धीरे हो जाता है। अपने साथ क्या करती है, निक्षेपित कुछ करती है। तो जब निक्षेपित कर दी इधर उधर, तो क्या हो गया, इस एरिया के बाहर चला गया, तो वो तटबंध का निर्माण कर देती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, अब इसे मैंने इमेज के थ्रू बता दिया है। यहाँ पे जो लिखा है थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। देखिए, नदी मैदानी क्षेत्र में जब प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती, सीधी तो बहती नहीं, हम सभी को पता है। तो जब मोड़दार मार्ग में बहने लगती है उसे हम विसर्प आकृति बोलते हैं, या स्नेक की आप आकृति बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद विसर्प के किनारे पर लगातार अपरदन और निक्षेपण होता है, किनारों पर होता रहता है, ठीक है। और विसर्प लूप के सिरे के निकट आते हैं, ठीक है। समय के साथ विसर्प लूप नदी के से कट जाते हैं और अलग 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 झील बनाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स। ये चाप इसी का पार्ट है, पहले इधर से बह रही होगी, अब बहना इधर से शुरू कर दिया इसलिए, ठीक है। उन्हें हम चाप झील बोलते हैं। कभी कभी नदी क्या करती है, अपने तटों से बाहर बहने लगती है, मतलब अपने तटों से बाहर बहती है। यहाँ पे बहना था, इधर बहने लगी, इधर बहने लगी। फलस्वरूप क्या होता है, निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। भाई इस एरिया में बहना था यहाँ पे, ठीक है, इधर बहने लगी, गाँव में बहने लगी, तो क्या हो गया, बाढ़ आ गई। बाढ़ के कारण क्या होगा, नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थ, भाई बाढ़, अब ये नदी अपने साथ लाई है, ये बाढ़ आ गई, तो अन्य क्षेत्र अन्य पदार्थों को निक्षेपित करती है। तो जो ऐसी मिट्टी एवं पदार्थ को अवसाद कहते हैं, जो निक्षेपित कर रही है उसे हम अवसाद बोलते हैं। और जो बाढ़कृत मैदान होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लाइक उपजाऊ होते हैं, क्योंकि ये जो नदियाँ हैं मान लो पहाड़ों से आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा जड़ी बूटी सब कुछ अपने साथ ला रही है ना, वो निक्षेपित कर रहे हैं, तो ये एरिया जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, ओके। वही लिखा है, उपजाऊ बाढ़कर मैदान का निर्माण करती है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहा जाता है। ये जो एरिया है ना, इसको हम तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है। जब विभाजित हो जाती है तो उसे हम वितारिका बोलते हैं। देखिए ये मुख्य नदी है, ये अनेक धाराओं में विभाजित हो गई, कहाँ तक, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते, तो उसे हमने वितारिका बोला, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इसमें विभाजित हो गई, ठीक है ना। अब ये भी लिखा है, यहाँ नदी इतनी धीमे हो जाती है कि ये अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करने लगती है, जो अपने साथ लाती है उसका निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितारिका अपने मुहाने का निर्माण करती है, सभी मुहाने के अवसाद के संग्रह से डेल्टा बनता है। सभी देखिए यहाँ पे ये कुछ निक्षेपित कर रही है, तो यहाँ पे ये डेल्टा बन रहा है, यहाँ पे डेल्टा बनता है, यहाँ पे डेल्टा बन रहा है, वही लिखा है। विश्व की कुछ नदियों के नाम बताएं, ये तो पूछा गया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एक और समुद्र तरंग के कार्य। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो वेव्स हैं ये टकराती हैं तो क्या क्या फॉर्म करती हैं। जब देखिए समुद्र तरंग के अपरदन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं, ठीक है। समुद्री तरंगे लगातार शैलों पर, ऐसे आपने देखा नहीं होगा, समुद्र में लगातार उठते रहते हैं वेव्स, है ना, उठते हैं फिर बैठते हैं, फिर उठते हैं फिर बैठते हैं, तो इस तरह होता रहता है प्रोसेस, आपने देखा होगा, ठीक है। जिससे दरार आती है, बिल्कुल दरार आती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी भी हो जाती हैं, इनसे समुद्री गुफा बन जाती है। मान लीजिए जब छोटी छोटी होती हैं तो कोई बात नहीं, जब थोड़ी सी बड़ी और चौड़ी हो जाती है तो गुफा बन जाती है। मान लीजिए पत्थर यहाँ पे हैं समुद्र में, ठीक है, ये तो जब ये टकरा रहे हैं, लगातार टकरा रहे हैं, फिर जब बड़ा और चौड़ा हो गया तो ये समुद्र गुफा का फॉर्म ले लिया।
फिर क्या हुआ, फिर और ज़्यादा मतलब ये थपेड़े मार रहे हैं जिसे बोलते हैं ना वेव्स, है ना, और ज़्यादा कर रहा है, तो फिर ये क्या हो गया, तटीय महराब, इससे बड़ा फॉर्म हो गया तटीय महराब। फिर जब और ज़्यादा वेव्स हाई प्रेशर के साथ और आई, तो क्या किया इसने, इधर का पोर्शन ये अलग कर दिया, इधर का पोर्शन अलग कर दिया, मतलब ये इतना ही पोर्शन मान लिए बचा, तो उसे हम स्टैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैक। और ये सब किया किसने, ये सब वेव्स ने किया, समुद्री तरंगों ने किया, लहरों ने किया है, ठीक है, और किसी ने नहीं किया है। ठीक। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे हम तटीय महराब बोलते हैं। ये देखिए, ठीक। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देते हैं। अब ये छतों को भी, जब वॉल को भी ब्रोक कर देते हैं, तो स्टेक का फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है, ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु बोलते हैं ना। नेक्स्ट, हिमनद, हमने पहले ही पढ़ा था कि जो बर्फ की नदियां होती हैं, ये है बर्फ की नदियां, क्या है, हिमनद का काम करती हैं, या हिमनद हम उसे बोलते हैं बर्फ की नदियों को। हिमनद हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं, ठीक है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टान से गोला शमी मिट्टी और पत्थर को अपरदित कर देती है। क्या करती है, यहाँ से अपने साथ बर्फ़ के साथ कुछ इसके भी पार्टिकल्स ले जा रही, तो वही लिखा है, गोला शमी मिट्टी और पत्थर से भूदृश्य का अपरदन कर देती है। हिमनद गहरे गतों का निर्माण करती है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद अपने साथ क्या-क्या लाते हैं, छोटे बड़े शैल लाती हैं, रेत लाती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें लेके आती हैं। ये तो वही इमेज आ गई हिमनद वाली, एक सेकेंड, हाँ वो वाला पेज उसी का था। उसके बाद हिमनद के बाद पवन के कार्य हैं। देखिए, पवन के कार्य को भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें एक दिया है फैक्ट, छत्रक शैल। छत्रक शैल के बारे में लिखा है कि रेगिस्तान में पवन अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारण है, ठीक। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देखे होंगे, छत्रक के आकार के शैल ऐसे होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। नीचे वाला एरिया आपका ये पतला होता है और ऊपर वाला इस तरह से छत्रक का होता है, तभी इन्होंने छत्रक शैल इसको बोला है, ठीक। इसमें क्या होता है, पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग में आसानी से, निचले भाग को आसानी से ये काट देती है, इसलिए ये पतला हो जाता है। ऊपर भाग को नहीं काट पाती, नीचे भाग को काट देती है, तो नीचे वाला पतला हो जाता है, ऊपर छत्रक के आकार का हो जाता है, ठीक है। इसलिए ऐसी शैल का आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होता है, शीर्ष विस्तृत होता है, आधार जो होता है संकीर्ण होता है, ठीक। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है, तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बन जाती है। देखिए, क्या लिखा है, जब रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बन जाती है, तो क्या फॉर्म करती है, छोटी पहाड़ी, इस तरह से रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बन गई, तो इसको हमने बोला बालू टिब्बा, बालू टिब्बा, ठीक है। इसको हमने बोला बालू टिब्बा, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब इस कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कि प्लेट क्यों घूमती है। तो देखिए, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण घूमती है। बहिर्जनित और अंतर्जनित बल क्या हमने पहले ही डिस्कस किया था। पृथ्वी की सतह पर जो लग रहा है वो एक्सोजनिक है, ठीक है, बहिर्जनित है। अंदर जो लग रहा है अंतर्जनित है, ठीक है। अपर्दन क्या है, अपर्दन भी हमने डिस्कस किया था पहले ही चैप्टर में। अपर्दन क्या है, उस ये है कुछ अपर्दित कर रही है अपने साथ, कटा फटा एरिया, ठीक है। मतलब पत्थर होगा, इसमें कण होंगे कुछ, ये जो नदी अपने साथ लेके आ रही वो अपरदित कर रही है, ठीक ना। बाड़ीकृत मैदान का निर्माण कैसे होता, तो हमने पढ़ा था। नदियाँ जब अपने तटबंध से बाहर बहती हैं और अपने द्वारा लाए गए निक्षेपों को वहाँ निक्षेपित कर देती हैं, तो आपका बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। बालू टिब्बा क्या अभी हमने पढ़ा, जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बन जाती है, छोटी पहाड़ी बन जाती है, उसे हम बालू टिब्बा बोलते हैं, ठीक है। और समुद्री पुलिन क्या है, समुद्री तरंगे अपने द्वारा लाए गए निक्षेप को किनारे पर डाल देती है, उसे हम समुद्री पुलिन बोलते हैं। चाप झील क्या है, नदी ऐसे ऐसे बह रही थी, पहले ऐसे बही, फिर इतना एरिया छोड़ दिया, यहाँ से बही, तो ये जो है ये ऐसे फॉर्म हो गया, इसे हमने चाप झील बोल दिया, ठीक। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, शैल नहीं है, किनारा और गुफा तो है, किनारा भी हो रहा था, ये भी है, शैल कहाँ है समुद्री तरंग में, ठीक। हिमनद का की निक्षेपण क्या है, हिमनद, एक मिनट, हिमनद की निक्षेपण विशेषता है हिमोड़। पृथ्वी की आकाश में गति के कारण कौन सी घटना
होती है, ज्वालामुखी होती है, ठीक है। छत्रक शैल पाई जाती है, रेगिस्तान में पाई जाती है, अभी हमने पढ़ा रेगिस्तान में बालू टिब्बा होता है, छत्रक शैल होता है। चाप झील कहाँ पाई जाती है? नदी घाटी में पाई जाती है ना। कुछ और बचा है? हेमनद बर्फ की नदियों को बोलते हैं। विसर्प क्या है? नदियाँ आकृति बना लेती हैं। पुलिन क्या है? समुद्री तट। टिब्बा कहाँ है? रेगिस्तान में बनाया जाता है, रेगिस्तान में बनता है, ठीक है। जलप्रपात क्या है? कठोर संस्तर शैल को हम बोल सकते हैं। भूकंप क्या है? पृथ्वी का कंपन। आई होप ये चैप्टर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज लाइक अभी मैं 1:45 नाइट के रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा मैं अनवेल फील कर रही हूँ, थोड़ा सा मतलब फीवर सा है, बट स्टिल क्लासेस देनी है, मैंने बोला है तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक शेयर करिए, मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। नींद काट काट के आपकी सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ कि एक बार सिलेबस हो जाएगा तो ठीक है, कुछ लोगों को ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन।